Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology। जैसा कि आप जानते हैं हम इमाल दुर्खीम का सैद्धांतिक योगदान की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। आज भी हम उस सिद्धांत की ही चर्चा जारी रखेंगे। आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, दुर्खिम ने दो तरह की सामाजिक एकता की बात कही, मैकेनिकल सॉलिडारिटी यांत्रिक एकता और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सावयवी एकता। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है, यांत्रिक एकता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। दिस इज़ द सॉलिडारिटी अराइजिंग आउट ऑफ लाइकनेस। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये समानता पर आधारित एकता है, अर्थात जो समुदाय है, जो समूह है, उसके सदस्य जो हैं वे आपस में एक समान होते हैं, उनमें लाइकनेस, उनमें समानता अधिक होती है। डिफरेंसेस तो होते हैं हर समाज में, लेकिन वो डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होते, बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नहीं होते। जो डोमिनेंट फीचर होता है, जो जिसे कहते हैं जिस फीचर का वर्चस्व होता है, वो होता है समरूपता। समाज अधिक समान होता है, डिफरेंसेस बहुत इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत सतही होते हैं। The group is homogeneous and there are more similarities than differences among the members of the group. तो जो समूह है वो समरूप है। लोगों के मूल्य, लोगों के विश्वास, लोगों का खान पान, लोगों का रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनकी विचारधाराएं लगभग एक जैसी होती हैं और डिफरेंसेस जो है समाज में, जो विभेदीकरण है, वो बहुत कम होते हैं। आमतौर पर लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसी उनकी ट्रेडिशंस, परंपराएं, प्रथाएं होती हैं और जीवन शैली लगभग एक जैसी होती है। जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो सही गलत की धारणाएं हैं, वे लगभग एक समान होती हैं और इसलिए ऐसे समाज समरूप होते हैं। They share the same values, traditions, customs and ways of living। तो जैसा मैंने बताया, समूह में एक ही तरह की प्रथाएं, एक ही तरह की परंपराएं, एक ही तरह की जीवन शैली, एक ही तरह का सोचने के तरीके, एक ही तरह की विचारधाराएं, तो समाज लगभग समरूप होता है, उसमें डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। The group members know each other and since they are ideologically quite similar, the collective consciousness is very very strong। तो जो ग्रुप होता है, जो मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समूह का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, जो जनसंख्या होती है वो कम होती है और इसलिए लोग एक दूसरे को व्यक्तिशः पहचानते हैं। वे जानते हैं कि कौन हमारे समूह का सदस्य है, कौन हमारे समूह का सदस्य नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गांव में भी अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि गांव के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं और सब जानते हैं कि कौन किस परिवार का है, उनका काम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, कौन किस परिवार में कितने बेटे हैं, कितने भाई हैं। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में बाहर से जाता है तो तुरंत पहचान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है। तो क्योंकि समूह छोटा होता है, वे सब एक दूसरे को व्यक्तिशः पहचानते हैं। तो जो भी समरूप समुदाय होते हैं, छोटे समुदाय होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं। जैसे जैसे आप कस्बों, शहरों और महानगरों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप पाते हैं कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता है। हम अपने नगर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नहीं जानते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जो छोटे समुदाय होते हैं, जो छोटे समूह होते हैं, उनकी एक विशेषता ये होती है कि चूँकि उनका आकार छोटा होता है, सभी एक दूसरे को व्यक्तिशः पहचानते हैं और चूँकि उनके रहन सहन, जीवन शैली, आचार व्यवहार, सोचने समझने के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए जो एक सामूहिक चेतना होती है, कलेक्टिविटी की जो एक कॉन्शियसनेस होती है कि ये हमारा विचार, हमारी धारणाएं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा कम्युनिटी, तो वो जो एक कॉन्शियसनेस होती है ग्रुप की, वो बहुत शक्तिशाली होती है। सामूहिक चेतना जिसको कहते हैं कि सामूहिक धारणाएं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है, इसकी जो धारणाएं होती हैं, जो कलेक्टिव धारणाएं होती हैं, जो सामूहिक धारणाएं होती हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं ऐसे छोटे समूहों में।
Since the group is homogeneous and there is less differentiation, collective consciousness is strong. तो चूँकि समूह छोटा होता है, समरूप होता है और विभेद बहुत कम होते हैं, लोगों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो बहुत कम होती हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंट होती हैं, इसलिए जो सामूहिक चेतना है वो बहुत शक्तिशाली होती है. People just follow the collective ways of thinking and behaving in a mechanical way. This is why Durkheim calls this solidarity mechanical solidarity. अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इस सॉलिडारिटी को मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्यों कहा दुर्खिम ने, यांत्रिक एकता क्यों कहा. तो उसका उत्तर देते हुए दुर्खिम ये कहते हैं कि चूँकि समाज में समरूपता ज़्यादा होती है, सब एक ही तरह से सोचते हैं, बदलाव बहुत जल्दी नहीं होते, समाज जो रेट ऑफ चेंज है, समाज में परिवर्तन की जो दर है वो बहुत धीमी होती है. पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के मूल्य, एक ही तरह की धारणाओं का, एक ही तरह की प्रथाओं परंपराओं का हस्तांतरण होता रहता है. तो बहुत कुछ नए का जो स्कोप है वो बहुत कम होता है, या परिवर्तन का स्कोप बहुत कम होता है. तो लोग यंत्रवत जैसा होता आया है वैसा ही करते चले जाते हैं, नए जैसा उनके पूर्वज करते आए, जैसा समाज में सभी करते हैं, सब उसी के अनुसार सोचते और व्यवहार करते हैं. इसलिए दुर्खिम इसे यांत्रिक एकता कहते हैं, क्योंकि सभी यंत्रवत बिना सोचे समझे जो कुछ उन्हें धरोहर के रूप में, जो कुछ उन्हें विरासत के रूप में, जो कुछ उन्हें परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ है, उसे ही स्वीकार करते हुए उसके अनुसार ही आचरण करते हैं. और इस कारण इस तरह की एकता को यांत्रिक एकता दुर्खिम कहते हैं. Since the collective consciousness is very strong, any violation or deviation from norm draws strong reaction from the group. तो जब आपकी सामूहिक चेतना बहुत शक्तिशाली होती है, अर्थात सही गलत की जो धारणा है कि यही सही है, यही ठीक है और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, इस तरह की सामूहिक जो धारणाएं होती हैं जब ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, तब गलती से भी यदि कोई उसके विरुद्ध आचरण कर लेता है, जो आपकी सामूहिक चेतना है उसके विरुद्ध किसी तरह का आचरण हो जाता है या उससे हटकर किसी तरह का व्यवहार हो जाता है, तो समूह में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होता है. जैसे अक्सर आप देखते होंगे गांव में जाति की जो कॉन्शियसनेस है, जाति की जो चेतना है वो बहुत स्ट्रांग है. तो अगर कोई अंतर जातीय विवाह कर लेता है तो पूरा जो समुदाय बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ना कि ये अंतर जातीय विवाह गलत है, ये नहीं होना चाहिए. गांव में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके विरुद्ध कोई आचरण हो जाता है. लेकिन शहरों में जब आप देखते हैं तो उस तरह का स्ट्रांग रिएक्शन नहीं होता. अगर अंतर जातीय विवाह हो भी रहा है तो जो स्वीकार्यता है उसकी शहरों में ज़्यादा है, लेकिन गाँव में उसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के विरुद्ध एक आचरण माना जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होता है. उसी तरह से आदिम जनजातियों में तो और भी स्ट्रांग रिएक्शन होता है, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा समरूप समुदाय होते हैं, उनमें तो और भी ज़्यादा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग होती है. इसलिए समूह के नियम, समूह की परंपराएं, समूह की जो प्रथाएं हैं उसके अनुरूप आचरण ही अपेक्षित होता है. और उसके विरुद्ध अगर कोई व्यवहार कर दे, उससे थोड़ा सा विचलन अगर दिखाई देता है, तो फिर समूह बहुत शक्तिशाली ढंग से प्रतिक्रिया देता है. Durkheim says any act of violation of norm is seen as a challenge and threat to the collective consciousness and therefore punishment is very harsh. तो दुर्खिम कहते हैं कि इस वायलेशन को समूह कैसे देखता है, वो उस वायलेशन को सामूहिक चेतना को एक चुनौती के रूप में देखता है, एक खतरे के रूप में देखता है, एक थ्रेट के रूप में देखता है कि ये हमारी जो प्रथा परंपरा है, हमारी जो सामूहिक चेतना है उसके विरुद्ध किया गया काम है, उसको नष्ट करने की एक कोशिश है, उसको ख़त्म करने की एक कोशिश है, उस पर प्रहार करने की एक कोशिश है. और इसलिए समूह इकट्ठा हो जाता है और उस वायलेशन, उस विचलन, उस उल्लंघन के प्रति बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि उसे अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, अपनी सामूहिक चेतना को प्रिजर्व करना होता है, संरक्षित करना होता है, उसे हर खतरे से बचाना होता है. और इसलिए वो उस उल्लंघन को एक खतरा जब देखती है अपनी सामूहिक चेतना पर, तो समूह जो है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत शक्तिशाली ढंग से रिएक्ट करता है. The nature of law is repressive, that is, it aims at punishment for the purpose of revenge. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव लॉ है, जो आदिम जनजातियों में जो कानून होता है वो भी बहुत सख्त होता है, बहुत उसका जो नेचर है वो रिप्रेसिव होता है. उस रिप्रेसिव का मतलब ये कि वह दमनकारी कानून होता है, वह किसी भी तरह के वायलेशन का दमन करना चाहता है और दमन करने के लिए वो बहुत कठोर दंड देता है, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि वह पुनः समूह के नियमों के विरुद्ध आचरण करे. तो
हमारे सभ्य समाज में जो कानून होता है वो उसका उद्देश्य होता है रिफॉर्म करने का, सुधार करने का या क्षतिपूर्ति करने का। अगर किसी का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन इस तरह के समाजों में जहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग होती है, वहाँ पर सुधार का कोई स्कोप नहीं होता है। वहाँ पर सीधे दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, बदला लिया जाता है और एक तरह का थ्रेट दिया जाता है, एक तरह का उसे चैलेंज दिया जाता है, एक तरह से उसे ये बताया जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि अगर कोई समूह के नियमों के विरुद्ध आचरण करेगा तो उसका क्या हश्र होगा। तो जो कानून है उसका उद्देश्य ये होता है कि सामूहिक चेतना को हर हाल में सुरक्षित रखना है और उसके विरुद्ध किए गए हर आचरण का मुंह तोड़ जवाब देना है, और ताकि वह वहीं दब के ख़त्म हो जाए और किसी की हिम्मत ना हो, कोई ये साहस न करे कि वो उस सामूहिक चेतना के विरुद्ध आचरण करे। An eye for an eye, that is tit for tat, is the nature of punishment in such societies. तो यहाँ पर जो दंड का स्वरूप होता है वह क्या होता है? एन आई फॉर एन आई, मतलब अगर आपने जैसा आपने किया है काम वैसा ही आपको दंड मिले। अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो आपकी भी हत्या कर दी जाएगी। अगर आपने किसी का एक हाथ काट डाला है तो आपका भी वही हाथ काट डाला जाएगा। अगर आपने किसी की आँख फोड़ी है तो आपकी भी आँख फोड़ दी जाएगी। तो जैसा आप करेंगे, जैसे को तैसा, ये कानून की प्रकृति आदिम समाजों में होती है। The purpose is to create a strong deterrent against any violation of collective consciousness. तो कानून का जो उद्देश्य है वो किसी तरह का सुधार नहीं है, किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं है। बस कानून इसलिए होता है ताकि वह लोगों के अंदर भय पैदा करे, एक डेटरेंट पैदा करे, एक डर पैदा करे कि वो जो भी परंपरागत नियम, कानून, रेगुलेशंस हैं उनके विरुद्ध आचरण न करे, उनके विरुद्ध आचरण करने की हिम्मत ही ना करे। Primitive tribes are a perfect example of mechanical solidarity. तो जो आदिम जनजातियाँ होती हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनके कानून, उनकी जो परंपरागत प्रथागत कानून होते हैं बहुत सख्त होते हैं, बहुत ही विभत्स होते हैं। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो होती हैं, आदिम जनजातियाँ जो होती हैं, वे मैकेनिकल सॉलिडारिटी का, यांत्रिक एकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दुर्खिम ने इस तरह से मैकेनिकल सॉलिडारिटी को, यांत्रिक एकता को समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक एकता की जो अवधारणा दुर्खिम ने सामने रखी वह समझ में आई होगी। आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा। यदि आपको किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह के संदेह, किसी भी तरह की कोई आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सावयवी एकता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की। थैंक यू वेरी मच।